हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले लेक्चर में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत को देखे थे। आज हम इस विशेष लेक्चर में पुरातात्विक स्रोत के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम कि पुरातत्व क्या है। इसको हम पुरातत्व पढ़ते हैं। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व, ऐसे नाम से ही स्पष्ट है कि पुरातत्व यानी प्राचीन तत्व के बारे में बातचीत हो रहा है। लेकिन पुरातत्व एक विज्ञान है जिसके आधार पर क्या किया जाता है कि जो प्राचीन टीले हैं उसको विधिवत खनन किया जाता है, और ताकि क्या किया जा सके कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। तो पुरातत्व यह एक विज्ञान है, जिसके आधार पर टीलों का विधिवत उत्खनन पुरातत्व एक विज्ञान है जिसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी यानी इंग्लिश शब्द से ज़्यादा स्पष्ट होता है। तो पुरातत्व एक विज्ञान है जिसके आधार पर टीलों का विधिवत उत्खनन किया जाता है। यानी जो भी प्राचीन टीले हैं उसको क्या किया जाए कि विधिवत उत्खनन किया जाए, ताकि क्या हो सके कि ताकि प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल के इतिहास का पुनर्लेखन किया जा सके। अब इसमें दो बात आती है। एक तो आ जाता है कि टीला, और दूसरा आ जाता है उत्खनन। यानी इसमें टीला क्या है और उत्खनन क्या है। टीला के बारे में आपके जैसे ही बोला जाएगा टीला, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है जो मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर हो सकता है। तो आप ठीक समझे कि उसी को टीला कहा जाता है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो टीला का अर्थ ऐसा होता है कि जिस मिट्टी के नीचे या मिट्टी के ढेर के नीचे कोई प्राचीन कालीन तत्व विद्यमान हो, या ऐसे भी हो सकता है कि शुरुआती तुरंत अभी वर्तमान समय में जो टीला खड़ा कर दिया उस टीला से इससे कोई संबंध नहीं है। प्राचीन काल यानी बहुत समय से वो टीला है जिसको उत्खनन करने के बाद प्राचीन काल की कोई संस्कृति की झलक उसमें मिल जाती है, तो वही उसी को क्या कहा जाता है, इतिहास के दृष्टिकोण से उसी को टीला कहा जाता है। अब टीला जो है वो कितने प्रकार के हो सकता है। टीला का प्रकार के बारे में बात कर सकते हैं। तो टीला या तो हो सकता है एकल संस्कृति, हो सकता है, या इसी में हो सकता है बहुसांस्कृतिक, और यह हो सकता है कि मुख्य संस्कृति। अब इसमें एकल संस्कृति क्या होता है? एकल संस्कृति यानी टीला का उत्खनन किया गया और उस टीले में से सिर्फ एक ही संस्कृति की, सिर्फ उस पूरे टीले में एक ही संस्कृति मिलती है, तो उसको एकल सांस्कृतिक टीला कहा जाता है। और बहुसंस्कृति ये टीला क्या होता है कि एक ऐसे टीला का उत्खनन किया गया जिसमें क्या हुआ कि अलग अलग काल के बहुत सारे संस्कृति एक साथ चलते आ रहा है, तो उसको बहुसांस्कृतिक टीला कहा जाता है। जैसे हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा होगी कि ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल भी उसके साथ चल रहा है, कि यानी उत्तरोत्तर जो हड़प्पा काल है उसके साथ ही ताम्रपाषाणी
काल भी चल रहा है और साथ में वैदिक काल भी चल रहा है, उस समय बहुत संस्कृति की झलक मिल सकती है। मुख्य संस्कृति का अर्थ यही समझे कि बहुत सारे संस्कृति उसके साथ मिला है, लेकिन एक ही संस्कृति उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा मुख्य है और बाकी संस्कृति उसमें गौण है, यानी उसकी कोई ज़्यादा विशेषता मायने नहीं रखती है। उसको कहा जाता है मुख्य सांस्कृतिक टीला। अब दूसरा बात आता है उत्खनन की। तो उत्खनन कितने तरह से किया जा सकता है? उत्खनन कितने तरीके से किया जा सकता है? या तो क्या किया जा सकता है, लंबत खुदाई किया जा सकता है या क्षैतिज खुदाई किया जा सकता है। तो यही होगा, इसमें भी वही होगा कि लंबत या क्षैतिज। और लंबत खुदाई से क्या होगा, जैसे आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के बाद आप क्या किए कि घर में जब बनाए तो मिट्टी डलवाए, तो आप डला दिए, या आपके पूर्वज का जो भी घर बना हुआ था उसमें भी मिट्टी भर के ही घर बनाया गया। लेकिन आप जब क्या किए कि घर से ईंट निकालने, जब घर को तोड़ के खुदाई करना शुरू किए, तो क्या हुआ कि अलग अलग परत आपको देखने को मिलेगा, मिट्टी का अलग अलग परत देखने को मिलेगा। और आप उस नीचे खोदते जाइएगा तो कुछ प्लास्टिक मिल सकता है, बहुत सारे चीज़ मिल सकता है। तो आप पूछेंगे अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछेंगे कि ये क्या है, तो बताएंगे कि पुराने समय में यहाँ कचरा का ढेर था, या ये चीज़ रखा हुआ था इसलिए ऐसा निकल रहा है, या कोई पशु बंधा हुआ था इसलिए ऐसा गोबर जैसा निकल रहा है, बहुत से काला चीज़ निकल रहा है। तो ये सब चीज़ जो है, तो इससे क्या होता है कि अगर लंबत खुदाई करते हैं तो उससे कालकर्म की जानकारी होती है, यानी लंबत खुदाई से कालकर्म की जानकारी। अगर उसी को क्या कीजिएगा, आप क्षैतिज यहां से लेकर बहुत दूर तक खोद दीजिएगा तो पूर्ण रूप से आभास हो सकता है। तो क्षैतिज काल में क्या होगा कि काल विशेष में पूर्ण संस्कृति का आभास। तो क्षैतिज खुदाई से क्या हो सकता है कि पूर्ण संस्कृति का आभास हो सकता है, यानी आप जहां तक खुदाई कीजिएगा तो क्या होगा कि बहुत सारे संस्कृति जो हैं जिसका खुदाई अभी तक तो क्षैतिज खुदाई बहुत कम हुआ है, अधिकतर क्या हुआ है कि लंबत खुदाई ही हुआ है, क्षैतिज खुदाई बहुत कम हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि लंबत खुदाई से सिर्फ कालकर्म की जानकारी होती है और वो किस काल की है उसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्षैतिज खुदाई अगर करते हैं उस क्षेत्र का, तो क्या होगा कि उस जिस काल की खुदाई हो रही है उस काल विशेष में क्या होगा कि पूर्ण संस्कृति, जितना भी संस्कृति हो सकता है। जैसे आप बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो गए होंगे कि नालंदा बिहार जो है वो खंडहर है, तो सबसे पहले तो उसको क्षैतिज को लंबत खुदाई किया गया होगा और उसमें जो मिला उसके बाद उसको क्षैतिज खुदाई करके देखा गया तो बहुत बड़ा भवन मिला। और सिर्फ लंबत खुदाई करते तो ऐसा पता चलता कि जो 7वीं सदी का एक भवन था, इसके लिए वो उसी का खंडहर है, यहाँ पर हो सकता है। लेकिन क्षैतिज खुदाई करने के बाद पता चला कि ये विशाल था, बहुत ज़्यादा विशाल। जैसे हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी जब प्राप्त हुआ तो उस समय लंबत खुदाई सिर्फ किया गया। लंबत खुदाई करने के बाद जब वहाँ से बहुत सारे उपकरण मिले तो उसको धीरे धीरे क्या किया गया, क्षैतिज खुदाई किया गया, जिसके कारण क्या पता चला कि यहाँ नगरीय सभ्यता थी। अगर लंबत खुदाई सिर्फ किया जाता तो ये इतने काल की सभ्यता थी यहाँ पर, सिर्फ यह पता चलता। लेकिन नगरीय सभ्यता थी, वहाँ के नागरिक कैसे थे, इसके ये सब जानकारी कहाँ से कैसे मिल पाता, क्षैतिज खुदाई से। तो क्षैतिज खुदाई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन हमारे देश में या बहुत अधिकतर जहाँ ऐतिहासिक खुदाई चलती है वहाँ सिर्फ अधिकतर लंबत खुदाई ही चलती है, क्षैतिज खुदाई बहुत कम हो पाती है, इसलिए इतिहास का पूर्ण आभास हमें नहीं मिल पाता है। तो लंबत खुदाई का अपना गुण है और क्षैतिज खुदाई का अपना गुण है। तो इसके साथ ही अब है कि पूर्ण आभास कैसे कराएगा, तो इसके साथ एक पद्धति चलती है जिसको कार्बन डेटिंग विधि जो है उसको कार्बन 14 या C14 कहा जाता है इसको ना। तो कार्बन 14 पद्धति जो है वो क्या कहता है कि ये जो है कार्बन 14 ये जो है इसका समस्थानिक एक है। समस्थानिक आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक इसका जो है वो है आइसोटोप। ये क्या होता है कि प्रत्येक जितना भी प्राणी है
उसमें आइसोटोप की मात्रा पाया जाता है। आइसोटोप की मात्रा जितना पाया जाता है, यानी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है या कोई भी पेड़ पौधे जीवित रहते हैं जब तक, तब तक क्या होता है कि आइसोटोप की मात्रा उसमें बराबर बने हुए रहता है। यानी वो सांस लेता है, भोजन करता है, जिसके माध्यम से आइसोटोप की मात्रा निरंतर बनी हुई रहती है जितना होना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति या प्राणी निष्प्राण हो जाता है, निष्प्राण मतलब अर्थात वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आइसोटोप जो है इसका धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है। क्षय होना मतलब कि धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू हो जाता है। और खत्म होना इसका ऐसा एक रूल है कि ये क्या करता है कि 5568 वर्ष में इसका जीवन काल आधा हो जाता है। यानी आइसोटोप इतना समय में आधा हो जाता है। तो आधा जब इतना समय में हो जाता है तो इसका दुगुना आप कर सकते हैं। इसका दुगुना करने के बाद आप पाइएगा कि इतना वर्ष में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप इतना से समझ सकते हैं कि ये धीरे धीरे इसका जैसे जैसे क्षय होते जाएगा वैसे वैसे इसमें मात्रा कमी होती जाएगी। और जिसके आधार पर क्या किया जा सकता है कि कार्बन 40 यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी भी प्राणी यानी किसी भी जो प्राणवान वस्तु थी जो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है उसका जीवन काल निकाला जा सकता है कि वो कितने वर्ष पहले रहा होगा। जैसे आप डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसा रहा होगा, वो तो डीएनए बताता है कि वो कैसा होगा। वो डीएनए के आधार पर उसको पता किया जाता है कि वो कैसा हो सकता है। वो हम जब देखेंगे अनुवांशिकी उसके बारे में जानेंगे। लेकिन तब तक ये जानिए कि ये वो कितना साल पुराना है वो क्या बताएगा, कार्बन 14 पद्धति। लेकिन ये सिर्फ प्राणवान वस्तु यानी निर्जीव वस्तु नहीं, सजीव वस्तु जो मर गया है, जो सजीव वस्तु मर गया है उसके बारे में ये बातचीत करेगा ना, उसके जीवन काल बताएगा। यानी ये नहीं है कि मिट्टी बताएगा, पत्थर का जीवन काल बताएगा, ये सब काल नहीं बताएगा। ये व्यक्ति हो गया, पेड़ पौधे हो गया, पशु हो गया, उस सब का जीवन काल ये बताता कि कितना ईस्वी पहले ये रहा होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं और बहुत सारे, जैसे कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, विक्रमशिला की बात करते हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी जो है कि उस समय के घोतक हैं कि उस समय में ऐसे भवन बनाए गए थे। और पूर्वी भारत की बात किया जाए तो पूर्वी भारत में प्रायः ईंटों का विहार देखने को मिलता है। ईंटों के विहार मतलब कि अधिकतर चीज़ ईंटों का निर्माण हुआ था। आप वैशाली घूमने के लिए जाएगा तो वहाँ बौद्ध स्तूप भी है जो ईंटों को बना हुआ है। ईंट यानी जो अभी वर्तमान में प्रयोग करते हैं लाल ईंट, उसी का बना हुआ है। और दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत में क्या है कि यही जो मंदिर जितना भी अधिकतर चीज़ है, मूर्तियाँ, वो अधिकतर चीज़ पत्थरों का बना हुआ है। और पूर्वी भाग भारत जो है यहाँ बारिश की मात्रा अधिक है, इसलिए क्या होता है कि इस क्षेत्र में प्रायः पुरातत्व संक्षारित हो जाता है, बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है। लेकिन पश्चिमी भाग में क्या है कि वह ज़्यादा बारिश की मात्रा है नहीं, इसलिए वो जल्दी संक्षारित नहीं होता है। इसलिए पश्चिमी भाग का जो पुरातत्व है वो अधिक प्रमाणशील यानी बहुत अधिक अच्छी से सुस्पष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन पूर्वी भाग को उतना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम इसको साफ करने के बाद आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भी पुरातात्विक अवशेष मिलता है उससे क्या पता चलता है, यानी अवशेषों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। अवशेषों से क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है,
तो आप देखेंगे कि अवशेष जितना भी प्राप्त होता है उससे जो जानकारी प्राप्त होती है कि सबसे पहले बस्तियों के बारे में, जो भी बस्तियां हैं, बस्तियों के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार की बस्ती में रहते थे, वो कबीलाई समूह था या नगरों में रहते थे ना। कबीलाई में रहते थे, कबीलाई मतलब समझते हैं ना, हम बताएंगे। कबीलाई थे या नगरों में रहते थे, ये सब के बारे में पता चलता है पूरा अवशेष से। उसके बाद भोजन वो किस प्रकार के करते थे, भोजन से क्या क्या पता चलेगा कि अनाज के रूप में क्या प्रयोग करते थे, अनाज के रूप में प्रयोग, जैसे हो गया कि गेहूं हो गया, चावल हो गया। तो वो उस समय किस प्रकार के अनाज का प्रयोग करते थे ये अवशेषों से पता चलता है। जैसे वो किस प्रकार के औजार हो गया ना, औजार या हथियार के बारे में पता चलता है, इससे भी पता चलता है। अब औजार या हथियार से पता चल लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार का था, आक्रामक था या रक्षात्मक था। रक्षात्मक से पता चलता है कि अगर रक्षात्मक है, तलवार के साथ अगर कवच भी मिल रहा है तो युद्ध, ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध की तैयारी, वहाँ माना जाता है कि ये युद्ध की तैयारी के लिए बनाया गया है। सिर्फ तलवार मिल रहा है तो इससे आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो युद्ध के लिए बनाया गया था। तो जहाँ रक्षात्मक हथियार होती है वहाँ युद्ध की संभावना बहुत अधिक होती है, वहाँ माना जाता है कि वहाँ युद्ध प्रायः होता होगा। लेकिन जैसे सिर्फ काटने की वस्तु हो, और गरस्सा हो गया, दाव हो गया, तलवार हो गया, ये सब सिर्फ काटने की वस्तु है, इससे पता नहीं चलता कि ये युद्ध के लिए बनाया गया या अपने उपयोगी के लिए बनाया गया था या जानवरों की शिकार करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार से उसका लेखन किया जाता है कि अब इतिहासकार के ऊपर निर्भर है कि वह किस स्थिति में पाया गया, इसके ऊपर लिखा जाता है कि वो किसके लिए उपयोग में लाता होगा। यह भी व्यक्तिनिष्ठता के ऊपर निर्भर है कि व्यक्ति क्या सोचता है उसके बारे में, कि अगर आपके बगल में पेन गिरा हुआ है तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ सोच सकता है। आप एक साधारण व्यक्ति होगा कि कोई कलम किसी का गिर गया होगा या अपने जमीन से ही गिरा होगा, या ऐसा हो सकता है कि जो निर्माण कार्य होगा कि वो कह सकता है कि ये कलम इसलिए गिरा के यहाँ छोड़ा है ताकि वो मार्केटिंग करना चाहता है कि ये कलम अच्छा है और कोई व्यक्ति इसको चला कर देखेगा तो अच्छा लगेगा ना। तो सबका अपना अपना सोच हो सकता है, किसी भी प्रकार सोचा जा सकता है। आप कुछ अलग सोच सकते हैं उसके बारे में, दूसरे व्यक्ति कुछ अलग सोच सकते हैं, लेकिन लगभग समानता के पक्ष में जाता है कि वो तो कलम है उसके बारे में लिखा है। लेकिन हथियार के बारे में भी ऐसा लिखा जा सकता है, कोई उसको युद्ध कारक भी घोषित कर सकता है, कोई उसको शांति प्रिय भी घोषित कर सकता है। तो वो सोच के ऊपर भी निर्भर करता है कि इतिहास लेखन कैसे किया जाए। तो आपको स्रोत के आधार पर भी अपना खुद से देखना है कि यह सही हो सकता है या गलत हो सकता है। किसी एक के पक्ष में जाना ही नहीं है, किसी एक के पक्ष में ज़्यादा झुकाव होना ये हमारे परीक्षार्थी होने के लिए सही तकनीकी नहीं है। किसी एक पक्ष में झुकाव जल्दी नहीं होना है। अगर हाँ राष्ट्रीय पक्ष है तो उसके तरफ थोड़ा सा झुकाव हम दिखा सकते हैं क्योंकि हम राष्ट्र सेवा में जा रहे हैं। तो औजार से पता सकता है, जैसे पशुओं की हड्डी से ना, पशुओं की हड्डी से क्या पता चलेगा, हड्डियों से पता चलता है कि पालतू था या नहीं। यानी पशुओं के जैसे बैल है, बैल के ऊपर अगर हड्डी के ऊपर बराबर है, उसके ऊपर जैसे हल जोतने में अगर उसको उपयोग किया जा रहा है तो हड्डी के ऊपर बराबर क्या किया जाता है कि आप देखे होंगे कि उनके गर्दन पे रखा जाता था, जो हल खींचने के लिए जो लगाया जाता है उसके ऊपर, उसके बाद उससे हल खींचने में मदद मिलती है। तो उससे पता चलता है कि उनके हड्डी पर भी उतना अथी बन जाता है। तो विभिन्न प्रकार के पालतू पशु का हड्डी किसी और प्रकार का हो सकता है। जंगली जानवर जितना भी होता है उसका हड्डी में, दोनों में, एक ही जानवर में दोनों में हड्डी में बदलाव हो सकता है क्योंकि जंगली जानवर स्वयं पर निर्भर रहता है और पालतू पशु का हड्डी प्राय कमजोर ही हो सकता है। तो पालतू पशु था या नहीं वो हड्डियों के परीक्षण के आधार पर पता लगाया जाता है। जैसे पौधों का अवशेष मिल गया,
पौधों का अवशेष से क्या पता चलेगा? अगर पौधा का अवशेष मिल गया तो उससे, और विशेष करके इसमें परागकण का उपयोग किया जाता है। परागकण यानी परागकण से पता लगाया जाता है कि उस समय की जलवायु कैसी थी, उस समय की जलवायु या वनस्पतियां कैसी थी, सदाबहार थी, बारिश सदाबहार अगर होगी तो उससे बारिश का भी पता लगाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, इसलिए सदाबहार वन थी, यानी बराबर वहाँ फलते फूलते वन था। जैसे ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ज़्यादा वन था, जिसके कारण लौह युग के आने के बाद ही धीरे धीरे इधर क्षेत्र का विस्तार हो पाया, क्योंकि जंगलों को काटना तांबे के जो हथियार थे उसके लिए उपयुक्त नहीं था, तांबे के हथियार के लिए उपयुक्त नहीं था कि वो जंगल काट सके। जिस समय लोहे का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जंगली चीज़ों को काटकर धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्रों में रहना व्यक्ति शुरू कर दिया, तो वनस्पति के बारे में पता चलता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे उस समय के, जैसे मृदभान हो गया, मृदभान से क्या पता चलता है कि उस समय खाना कैसे बनाते थे व्यक्ति, बर्तन कैसा लगता है, मृदभान का उपयोग किस में, बर्तन में किया जाता होगा, तो मृदभान से भी पता चलता है कि उस समय का अनाज कैसा था ना। तो ये सभी चीज़ जो है अवशेष से ये सभी पता चलता है। और भी बहुत पता चल सकता है कि पूरा अवशेष जो भी है, राजा के शासनकाल पता चल सकता है, शासनकाल हो जाएगा, वंशावली हो जाएगा। ये भी विभिन्न प्रकार के पूरा अवशेषों से पता चलता है कि उसका शासनकाल कहाँ था, वंशावली क्या था, राज विस्तार कहाँ तक था। तो ये सभी पूरा अवशेष से पता चलता है, विभिन्न प्रकार के पूरा अवशेषों से, जो हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम आगे जानकारी लेंगे। जैसे मुद्रा से पता क्या चलेगा, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलेगा। तो अर्थव्यवस्था के बारे में मुद्रा से पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग चीज़ों को लेकर हम क्या करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। खास करके मुद्रा और अभिलेख को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत मात्रा में उत्खनन भी हुआ है और इतिहास लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये सभी चीज़ तो जरूरी है कि पालतू पशु हो गया, पौधे का हो गया, क्योंकि पौधों का भी बराबर प्रयोग किया जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के पौधों का प्रयोग करके एक वैज्ञानिक ने साबित करने की कोशिश किया है कि उस समय क्या हुआ कि बारिश की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी थी, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। तो ये सभी जो पौधे के अवशेष के आधार पर ही उसकी जानकारी लगा पाते हैं। आप रट्टा मारते रहते हैं कि पौधे का कि फलना वैज्ञानिक ने ये कहा, क्यों कहा, वो उसके बारे में भी जानेंगे क्यों कहा है ऐसा। तो ये सभी पूरा अवशेष से ही जानकारी प्राप्त करके क्या कहता है कि किसी भी काल के, खास करके प्राचीन भारत के इतिहास में पूरा अवशेषों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम क्या करेंगे कि सिक्का और अभिलेख के बारे में चर्चा करना है, तो इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद हम सिक्का, उसके बाद अभिलेख की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सिक्का। पुराना सिक्का तो आप देखे होंगे। तो पुराना सिक्का में आपको क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है, उसमें ईस्वी सन प्राय देखने को मिल सकता है, या किसी भी चीज़ का भगवान का चित्र बना हुआ मिल सकता है, या कैसे भी किसी प्रकार का चिन्ह मिल सकता है। जैसे आप पुराना 1 रुपये का सिक्का देखिएगा तो उसमें गेहूं का चित्र बना हुआ है। अगर कुछ दिन बाद अगर पता चले इस सभ्यता के बारे में खुदाई अगर हो, तो उसे क्या पता चल सकता है कि वो किस प्रकार का अनाज का उपयोग करता था इस समय का व्यक्ति। तो उस समय क्या था कि इस समय के तरह, यानी आधुनिक समय के तरह कागज का मुद्रा तो चलता नहीं था। तो उस समय सांकेतिक मुद्रा नहीं था, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा एक ही राजा चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी मध्यकालीन भारत में आके। उससे पहले सांकेतिक मुद्रा नहीं था। सिक्का प्राय मुद्रा का ही काम करता था। ये भी सांकेतिक मुद्रा ही है, लेकिन उसका मूल्य उसके बराबर प्राय होता था। जितना मूल्य वो सिक्का वजन जितना होना चाहिए, वो उतने वजन के बराबर उसका मूल्य जरूर होता था। तो सिक्का का इतिहास से क्या क्या पता चलता है? सबसे पहले जानते हैं कि सिक्का का अध्ययन, इसको अध्ययन को क्या कहेंगे? सिक्का यानी मुद्रा, यानी इसको कहा जाएगा मुद्रा शास्त्र।
इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स हो गया इसका इंग्लिश हो गया, मुद्रा शास्त्र का इंग्लिश हो गया। तो उसके बाद सिक्का बनाने में कौन कौन से सामग्री लग सकता है, सामग्री में क्या क्या आ सकता है, सिक्का किस चीज से बन सकता है। तो पुराना सिक्का बनता था तांबा, सोना, चांदी, कांसा, प्रोटीन, शीशा। शीशा भी धातु ही है, ये अब कांच के बारे में मत समझिएगा, शीशा एक धातु है। तो ये सभी क्या है कि सामग्री के रूप में सिक्का, ये सभी यानी तांबा, चांदी, सोना हो गया, कांसा हो गया, प्रोटीन, शीशा, ये सभी चीज़ों से सिक्कों का निर्माण किया जाता था। और आप देखेंगे कि इससे क्या जानकारी प्राप्त होती थी, जानकारी। अब क्या क्या ये जानकारी देगा लेकर, तो ये बताएगा सबसे पहले तो अगर पुराना मुद्रा है, एक सिक्का जो है, पुराना जो सिक्का होता था उसको आहत कहा जाता था, आहत सिक्का, आहत सिक्का, या इसको ठप्पा मार सिक्का कहा जाता था। यानी इसको ठप्पा मार के बनाया जाता था, जिसके कारण आहत हो जाता था सिक्का, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आहत सिक्का उसमें कहा जाता था इसको। तो पुराना सिक्का जिसमें किसी विशेष चित्र का उल्लेख नहीं मिलता था और कोई विशेष आकार भी इसका नहीं होता था, तो उसको आहत सिक्का कहा जाता था। इसमें प्रायः तिकोना चित्र, चौकोना चित्र बनाया हुआ रहता था, वृत्ताकार चित्र बनाया होता था, उससे किसी भी प्रकार का मूल्य का निर्धारण किया गया होगा। तो पुराना सिक्का अधिकतर जो सिक्का था आहत सिक्का था। लेकिन जैसे ही हिंद यवन का आक्रमण हुआ, उस समय से सिक्के पर लेख लिखना शुरू हो गया। यानी उससे क्या हुआ कि राजवंशों के बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त होना शुरू हो गया। जब हम हिंद यवन के आक्रमण पढ़ेंगे तब जानेंगे, तब तक जानिए कि उससे क्या हो सकता है कि राजा के बारे में पता चल सकता है ना, कि कौन राजा उस समय शासन करता था, उसका वंशावली पता चल सकता है, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है कि अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलेगा ही ना, कि यानी मुद्रा के द्वारा, ऐसे तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो चलती ही थी, लेकिन मुद्रा के द्वारा कितना योगदान था अर्थव्यवस्था में उसके बारे में पता चलता है। यानी मुद्रा की अधिकता बताता है कि अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई है, और मुद्रा की जानकारी जो है वो कम मिल पाती, यानी मुद्रा की संभावना जहाँ से प्राप्त हुआ है वहाँ कम प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि उस काल में अर्थव्यवस्था नीचे की ओर थी। तो इससे और क्या क्या पता चल सकता है, राजा की वंशावली जिस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है ना, यानी जिस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है तो वहाँ क्या क्या पता चल सकता है कि उस क्षेत्र तक किसी राजा का शासन का पता चल सकता है, व्यापार का वहाँ तक व्यापार होता होगा। जैसे ऐसा माना जाता है कि हिंद यवन का कुछ सिक्का भारत में मिल रहा है, भारत का कुछ सिक्का हिंद यवन में मिल रहा है, तो इससे पता लगाया जाता है कि ये दोनों के बीच व्यापार भी उस समय चलता था। और विभिन्न प्रकार के इतिहासकार सिक्के के आधार पर ही पता लगाता है कि इस दोनों के बीच प्रायः व्यापार चलता होगा। जैसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो उस समय समकालीन सभ्यता के साथ व्यापार जो चलता था उसके बारे में भी साबित करने की कोशिश किया जा रहा है। और हम बताएंगे जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे तो उसमें किस इतिहासकार का किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तब तक जब व्यापार के बारे में भी पता चलेगा, यानी क्षेत्र जहाँ से प्राप्त हुआ उसके व्यापार के बारे में भी पता चल सकता है ना। उसके बाद प्रचलन के आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि उस सिक्का का शिल्पकारी कैसा था ना, यानी सिक्का का शिल्पकारी कैसा रहा होगा। तो ये सभी के बारे में क्या करता है कि एक सिक्का हमें जानकारी देता है। राजा, वंशावली, अर्थव्यवस्था जिस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र तक किसी राजा का शासन हो सकता है, व्यापार के बारे में उस क्षेत्र तक व्यापार हो सकता है, उस क्षेत्र में उस प्रकार की शिल्पकारी विकसित की गई है, इसके बारे में पता चलता है। यानी उसके बाद मुद्रा का कार्य क्या होगा, सिक्का का कार्य क्या हो सकता है, खरीद बिक्री, काम तो थोड़ी बदल जाएगा, खरीद बिक्री हो गया ना, दान दक्षिणा,
दान दक्षिणा के रूप में हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, तो खरीद बिक्री हो सकता है, दान दक्षिणा हो सकता है ना। तो इस प्रकार की कार्य मुद्रा करता था, किनके द्वारा छपाया जाता था, तो ये तो ढलवाने है ना, मुद्रा को ढलवाने वाला, या तो राजा हो सकता है, राजा तो प्रायः होता ही था, और साथ में व्यापारी गण भी होते थे, व्यापारियों या स्वर्णकार, इसके द्वारा सिक्का का ढलवाई किया जाता था। और ये दोनों क्या करते थे, प्रायः राजाओं को से आदेश लेकर ऐसा करते थे, और बिना आदेश को भी कर सकते थे, करते भी थे। और ये दोनों साख के ऊपर निर्भर करता है। जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तो बताएंगे मुद्रा किसके ऊपर निर्भर करता है, वो साख के ऊपर निर्भर करता है। साख का अर्थ होता है विश्वास, तो यानी विश्वास के ऊपर, यानी मुद्रा दिया गया तो इसका मूल्य इतना रखा गया होगा, तो इसके आधार पर ये सभी चीज पता लगाया जाता है। आप पढ़ेंगे कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने की सिक्के जारी हुआ, मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के, कोई किसी भी प्रकार के सिक्के के सर्वाधिक सिक्के का प्रमाण मौर्योत्तर काल में मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि मौर्य काल की तुलना में मौर्योत्तर काल का अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर हुआ होगा। तो सिक्कों के आधार पर उस काल की उन्नत अवस्था भी दर्शाया जा सकता है। तो ये सभी था सिक्के के बारे में। अगर आपसे ऐसा प्रश्न रह सकता है कि सिक्कों के आधार पर पुरानी अर्थव्यवस्था का वर्णन कितना तक उपयुक्त है, तो ये सब के बारे में सबसे पहले तो दोनों को जोड़ना ही है कि क्या करना है कि पुरातात्विक साक्ष्य के साहित्यिक साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य क्या करता है कि इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान देता है लेकर। और जहाँ साहित्यिक साक्ष्य मौन है वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व और ज़्यादा हो जाता है, और साहित्यिक साक्ष्य में बराबर मानव हस्तक्षेप रहता है, इसलिए पुरातात्विक साक्ष्य ज़्यादा उपयोग होता है। और पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्का का अध्ययन जो है, सिक्का के आधार पर इतिहास लेखन, ये ज़्यादा प्रमाणिक लगता है, क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप की कमी होती है। उसके बाद इसके बारे में लिखिएगा कि सिक्का, उस समय के सिक्के प्रायः शीशा, तांबा, चांदी, कांसा, प्रोटीन के बने हुए रहते थे, और जिससे क्या होता था कि राजा के बारे में, उस क्षेत्र के राजा के बारे में, राजा के वंशावली धीरे धीरे विकसित हो जाती थी, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र तक वो सिक्का प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र के किस व्यक्ति का शासन था ना, वहाँ तक किस प्रकार का व्यापार होता था, यानी व्यापार से जुड़ा हुआ चीज़ भी दर्शाता था। जैसे जहाँ ज़्यादा सिक्का मिल गया तो जिस जगह पर ज़्यादा सिक्का मिल जाता था, ऐसा बताया जा सकता है कि वो क्या हो सकता है कि वो आर्थिक सभ्यता का केंद्र हो सकता है। यानी वही क्या होगा, जहाँ ज़्यादा सिक्का होगा वहाँ राजाओं का केंद्र हो सकता है, किसी भी शासक का केंद्र हो सकता है, क्योंकि केंद्र में ही सर्वाधिक रुपया होता है। जैसे दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में सर्वाधिक रुपया होगा, भले आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, लेकिन रुपया की बात किया जाए तो राजधानी कहाँ, दिल्ली में ज़्यादा सर्वाधिक रुपया हो। तो सर्वाधिक मुद्रा के आधार पर भी ऐसा पता लगाया जाता था कि वो जो है जहाँ पे सर्वाधिक मुद्रा मिल गया तो वह उस क्षेत्र का शासन क्षेत्र होगा, ऐसा बताया जा सकता है। उसके बाद ये उसका काम खरीद बिक्री दान दक्षिणा के रूप में किया जाता था, या इसमें और भी आप ऐसा बढ़ा सकते हैं, इसमें वेतन मजदूरी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था, वेतन मजदूरी। तो ये सभी चीज़ों के लिए इसका सिक्कों का प्रायः उपयोग किया जाता था। राजा तो प्रायः ढलवाते ही थे, साथ में व्यापारी भी और स्वर्णकार भी सिक्कों को ढलवाते थे, और ढलवाने के बाद विभिन्न प्रकार के साख के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता था। तो इसके ऐसा कह सकते हैं कि सिक्का क्या करता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, और हम प्रायः हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि सिक्कों के द्वारा इतिहास लेखन ज़्यादा प्रमाणिक लगता है। इसके आधार पर आप अंत कर सकते हैं ऐसा। तो एक क्वेश्चन आपका हल हो सकता है कि सिक्कों के आधार पर ऐतिहासिक लेखन कितना तक उपयुक्त है। इतना ही चीज़ से आप बहुत बड़े क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो सिक्का के आधार पर आप आसानी से लिख लीजिएगा। तो ये तो सिक्का खत्म हो गया। हम अगले लेक्चर हैं, क्योंकि समय के अभाव के कारण और वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए समय का अभाव प्रायः हमें मिलता रहता है। और आप ऐसा रिस्पॉन्स दीजिएगा कि लंबा वीडियो भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, लंबा वीडियो भी बनाएंगे। 2-3 घंटा का भी वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन आपके देखने के ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम क्या करेंगे कि अगले लेक्चर में अभिलेख के बारे में बात करेंगे, और पुरातात्विक उत्खनन की विधि तो अगला हो सकता है अगला लेक्चर में चला जाए, लेकिन तब तक देख लेंगे अभिलेख। उसके बाद
अभिलेख और सिक्कों में क्या तुलना हो सकती है और पुरातात्विक सामग्री का महत्व क्या है, इसके बारे में सीमाएं उसकी क्या हो सकती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।